नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज का सेशन होगा बिग बैंग सिद्धांत पर। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और अधिकतम अधिकतम लोगों ने दोस्तों इसको स्वीकार किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जिस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत पर दोस्तों हमारा डिस्कशन होगा, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके सभी ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ ही साथ में ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ ही साथ में दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस भी इसके अंतर्गत कवर होता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे द्वारा एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है यूट्यूब पर, प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको सभी क्लासेस वहां पर प्रोवाइड होती रहेगी। बिल्कुल निःशुल्क है, विद नोट्स। और दोस्तों एक बात विशेष याद रखिएगा कि एक विशेष क्वालिटी के साथ में एक विशेष टारगेट बैच को टारगेट करते हुए उसको स्टार्ट किया गया है कि इसमें आपको लेक्चर के साथ में कंटेंट भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। जिस प्रकार से कि आप एक बार लेक्चर देखेंगे तो आपको दोबारा कभी भी वो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास कंटेंट होगा तो, है ना। जब भी कहीं पर कहीं भूल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जल्दी फट से उसको एक सीरीज वाइज पूरा कंटेंट रहेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसे निकाल कर अगर आप जैसे रिवीजन लगाएंगे तो आपको पूरा लेक्चर फिर से याद आ जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें दोस्तों, एक बार आप इनको भी देख लीजिए। बीए के अंतर्गत लगभग सभी सब्जेक्ट अब कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंतर्गत ये जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक नहीं किया अभी तक। ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज हमारा ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम अपने से इसमें क्रम क्रम अनुसार पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत ही थर्ड टॉपिक पर हमारा आज डिस्कशन होने जा रहा है। चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन की। आज के सेशन की बस आपको देखिए, इसमें दो प्रकार रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के, समझने के। सबसे पहले आप व्यवहारिक रूप से इसको समझते चलेंगे, उसके तुरंत बाद हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट में भी आएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, अभी आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपने अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, अब ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, पूरी हमारी गैलेक्सी आएगी ब्रह्मांड में, और गैलेक्सी से बाहर का भी पूरा, जैसे कि हम कहते हैं ना, जो हमारी गैलेक्सी है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं, इस प्रकार की अरबों गैलेक्सियां और भी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गैलेक्सी में जो सूरज है, एक ही सूरज हमारी गैलेक्सी के अंदर, तो इस प्रकार के अरबों सूरज और भी है, लाखों अरबों सूरज और भी है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बात करेंगे यहाँ पर अपने ब्रह्मांड के, अर्थात अपनी गैलेक्सी की भी। तो इसमें इसका निर्माण कैसे हुआ, तो कई कई विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने उसको प्रूव करने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी बीच में दोस्तों लेमेंटर साहब ने, जिन्हें लेमेट्री भी कहा जाता है, इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लेमेंटर साहब के अनुसार इनका कहने का अर्थ ये था, इन्होंने ये सिद्ध करके ही बताया है कि अभी से मिलियनों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले, जो पूरा एक तारा था, एक अग्निपिंड था, ऐसा हम कह सकते हैं कि अग्निपिंड था। अग्निपिंड मतलब एक तारा था। उस तारे में दो प्रकार की गैसें पाई जाती थी, विशेषकर तो एक ही गैस थी। सबसे प्रथम में एक गैस थी हाइड्रोजन। ठीक है, अब धीरे से उसी में हीलियम गैस भी उत्पन्न होने लगी। तो हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस थी, अब वो दोनों गैसों के मिश्रण से, उस तारे में, वो तारा जो है काफी बड़ा हो जाता है, जैसा आप देखिए पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर देख रहा है, एक ऐसा तारा बन जाता है। इस तारे में जो है, ये इस तारा बन जाता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। अब अचानक से ये तारा हो जाता है ब्लास्ट, टूट जाता है तारा। इस तारे के टूटने से ही छोटे छोटे अलग से पिंड निकलने लगते हैं इसमें से। भाई मान लेते हैं कि जैसे कोई भी एक बड़ा पत्थर होता है, बड़ा पत्थर तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें छोटे छोटे पत्थर निकलेंगे। इसी प्रकार से जो अग्निपिंड था, इस अग्निपिंड का जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें से बहुत सारे
अलग अलग टुकड़े निकले और वही टुकड़े हमारे ग्रह कहलाए। ठीक है, अब इस प्रकार से रिटर्न आएंगे वापस थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। जब ये जो तारा दिख रहा है आपको, ये जो तारा था, इस तारे में होता है ब्लास्ट, ये तारा हुआ ब्लास्ट। इनके सिद्धांत के, बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार इस तारे में ब्लास्ट होता है। इसके ब्लास्ट होते ही दोस्तों इस प्रकार से ये ब्लास्ट होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक है ना, ये बिखरने के बाद में, हालांकि ये देखिए गैलेक्सी है, ये इस गैलेक्सी को हम थोड़ा सा समझने के लिए एग्जांपल में ले रहे हैं। तो बीच में जो ये तारा था, ये जो बीच में तारा था, ये तारे का ब्लास्ट होने से इस प्रकार से असंख्य टुकड़े इसके निकलकर बाहर आने लगे। ठीक है, इस क्रम में इस प्रकार से बिखरने लगे। तो ये जो बिखरे तारे, असंख्य तारों में ये जो बिखरा, तो यही एक पुंज बन गया, मतलब एक तारों का समूह बन गया। ठीक है, यही ब्रह्मांड कहलाने लगा, है ना। अब थोड़ा सा इसमें और हम विस्तार में जाएंगे, शुरू से प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल के साथ साथ में, अब व्यवहारिक रूप से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि अब आपको ये कहानी पूरी अच्छे से समझ जाए। मतलब कहानी अर्थात क्या, इनका सिद्धांत। देखिए, सभी विद्वानों का सिद्धांत अलग अलग है। हालांकि ये जो सिद्धांत दिया गया है ना, तो सिर्फ इसको सिद्धांत के रूप में लेकर चले कि लेमेत्री साहब के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने क्या कहा इस उत्पत्ति के बारे में, सिर्फ इसको लेकर चलना। तो इसमें दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है, सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। और इस बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है जॉर्ज लेमेंटर, इनको लेमेत्री भी कहा जाता है, इन्होंने किया था। इनके अनुसार 15 अरब साल पहले एक विशाल अग्निपिंड था। इस प्रकार का एक विशाल अग्निपिंड था, जिसमें मैं एडिशनली बता रहा हूं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण था। ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ था, भारी पदार्थों से हुआ था। इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। ठीक है, अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अचानक क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इस तारे में अचानक से क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और इस विस्फोट को ही हमने क्या कहा, ब्रह्मांडीय विस्फोट। मतलब ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ, ये विस्फोट हुआ है, इस ब्रह्मांडीय विस्फोट, या फिर बिग बैंग कहा है, इसको बिग बैंग कहा है ना। और ये क्या हुआ कि कई पदार्थों में जो है ये बिखर गया, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। सामान्य पदार्थ अर्थात कि छोटे छोटे इसके अलग अलग टुकड़ों में बिखरने से अलग अलग इसके इससे बिखर गए, इससे अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनका निर्माण हुआ। इसके अलगाव से अर्थात इसके बिखर जाने से, टूट जाने से काले पदार्थ बने, जिनके समूह से कई ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। मतलब ब्रह्मांडीय पिंड बने। अब इसका मतलब क्या, काले पदार्थ का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो पूरा एक तारा था जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं, ये सूरज में जब पहले ब्लास्ट हुआ था तो सूरज में चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, तो ये चमकीला तारा था। ठीक है ना, लेकिन इस चमकीला तारा जैसे ही ब्लास्ट हुआ, टूट के अलग अलग टुकड़ों में विखंडित हुआ, तो जो टुकड़े टूट कर निकले थे, अब चूंकि उनमें तो कोई प्रकाश नहीं था, है ना। जैसे हम देखें चांद को या धरती को, क्या धरती पृथ्वी के पास में कोई अपना स्वयं का कोई प्रकाश है क्या, नहीं है। चांद के पास अपना कोई प्रकाश है, नहीं है। धरती किससे प्रज्वलित होती है, सूर्य के उजाले से। उसी प्रकार से चांद भी किससे प्रज्वलित होता है, सूरज के प्रकाश से, है ना। तो ये क्या होता है इसमें कि जैसे ही वो सूरज का ब्लास्ट हुआ, तो काले टुकड़े, मतलब बिना प्रकाश वाले टुकड़े उससे टूट टूट कर अलग होने लगे, जिससे कई सारे पिंडों का, अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ। कई सारे तारे बने, कई सारे ग्रह बने। ठीक है ना। तो इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव होने लगा और उनसे उनके आधार में वृद्धि होने लगी। अब चूंकि ये टुकड़े टूटे टूटे अब जैसा आप सभी जानते ही हैं कि पृथ्वी के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण है। अब सभी जितने भी टुकड़े टूटे थे, सबके पास तो गुरुत्वाकर्षण होगा नहीं, मतलब उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता, है ना। तो सूरज में जो गुरुत्वाकर्षण का बल है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। तो उससे जो टुकड़े टूटे, अब जैसे ही एक टुकड़ा टूटता है, टुकड़ा टूटकर जैसे ही दूर भागा उससे, तो जैसे दूर भागने लगा, तो वैसे सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण था उसने उसको वापस से खींचने की कोशिश की। तो जो टूटकर अलग होने के क्रम को और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वापस खींचने का जो क्रम था, उसी क्रम में जो टूटकर ये भागने लगे, जो इसके चारों तरफ घूमने लगे, तो दोस्तों क्रम अनुसार ऐसे के ऐसे ही वो टुकड़े आपस में आज तक घूम रहे हैं। और वो सालों से वो टुकड़े उसी क्रम में घूमते आ रहे हैं। क्यों, दूर कौन नहीं जाने दे रहा है, सूरज का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। और चूंकि जो उसकी स्पीड थी टूटकर अलग होने की, उस स्पीड और गुरुत्वाकर्षण दोनों को मिलने के कारण से वो आज भी अपनी जगह पर अपने आप में घूम रहे हैं, अर्थात सूरज का चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों एक आकाश गंगा का निर्माण हो जाता है। आकाश गंगा का निर्माण मतलब आकाश गंगा किसको बोलते हैं, अब कई शायद हालांकि सबको लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा देख लें। ये देखिए, ये सूरज टूटा, ये सूरज टूटने से, सूरज का ब्लास्ट हुआ, सूरज के ब्लास्ट होने से जो असंख्य तारे, इसमें से असंख्य टुकड़े जो निकले, ये चारों ओर, सूरज के चारों ओर इस क्रम में घूमने लगे, ये है ना, क्लॉकवाइज घूमने लगे। तो ये घूमने से क्या हुआ कि जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसका कहलाता है दोस्तों आकाश गंगा कहलाती है। अब हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आकाश गंगा के बाहर कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसी अरबों आकाश गंगाएं और भी है, ऐसी आकाश गंगाएं और भी है। तो एक आकाश गंगा में एक सूरज होता है, तो इस प्रकार से प्रत्येक आकाश गंगा में एक सूरज होगा, तो अरबों सूरज और भी है इस सूरज के अलावा। ठीक है ना। चलिए इसके आगे की कहानी हम देखें दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल में आ जाइए। हमारी आकाश गंगा को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों सभी जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। इसकी आकृति कैसी, अभी आपने लास्ट में देखा सर्पिले टाइप की है, ये थोड़ा सा गोल, इसकी आकृति कैसी है दोस्तों इस आकाश गंगा की, ये थोड़ी सी जो है ये एक गोल आकार की है, लेकिन जो हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो कुछ सर्पिले टाइप की है, सर्पिले टाइप की, सर्प के आकार की है। ये इस प्रकार से ये इस प्रकार की हमारी आकाश गंगा है, इस प्रकार की आकाश गंगा दिखती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की आकाश गंगा दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। ठीक है। तो आकाश गंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित रूप से होते हैं, मतलब सभी प्रकार के तारे होते हैं उसमें। अब नए व पुराने तारे क्यों कहा है इसमें, अब थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। नए व पुराने तारे, पुराने तारे कौन से हो जाएंगे इसमें, जब सूर्य विखंडित हुआ था, सूर्य ब्लास्ट हुआ था, उस समय जो तारे टूट के उससे अलग हुए थे वो तारे, और उसके बाद के आगे के क्रम में जो उन तारों में से टूटकर और भी अलग हुए थे, उनको हमने क्या कह दिया, नए तारे कह दिया। तो मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है, जो हमारी आकाश गंगा का ही एक भाग है। इसके अलावा ओरियन नेबुला जो आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। दोस्तों इनका आपको नाम याद रखना है। मिल्की वे को लेकर के सवाल आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये हमारी आकाश गंगा का ही एक भाग है। वही ओरियन नेबुला जो है दोस्तों, ये तारों का एक समूह दिखता है रात के वक्त में, जो सबसे ज्यादा चमकीले तारों का एक समूह होता है, उसको हम ओरियन नेबुला कहते हैं। इसके अलावा हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है वो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। तो जो हम दूरी नापते हैं, किससे में नापते हैं, पृथ्वी से आकाश की दूरी जो नापते हैं हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं ना। तो कितने, 1 लाख प्रकाश वर्ष है, क्या है, हमारे आकाश गंगा का व्यास। और हमारे सूर्य जो सूर्य है वो आकाश गंगा का ही एक तारा है। सूर्य क्या है, आकाश गंगा का एक तारा है जो मुखिया है। आकाश गंगा की परिक्रमा, ये सूर्य, देखिए सारे ग्रह जितने भी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हैं या कोई जो सभी ग्रह हैं, सब के सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य किसकी परिक्रमा, भाई सूर्य भी तो मंदाकिनी के अंदर घूम रहा है ना, अपने जो मंदाकिनी है हमारे, उसके अंदर घूम रहा है आकाशगंगा में, आकाशगंगा का वो चक्कर लगाता है। तो ये सूर्य जो आकाशगंगा, पूरी एक आकाशगंगा घूमता है, उसमें कितना वक्त लगता है इसको, तो लगभग 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़ साल लगते हैं। 20 करोड़ साल में सूरज एक चक्कर लगा पाता है मंदाकिनी का। ठीक है ना। और इसके अलावा प्लेनेमस जो है सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है प्लेनेमस। और ये इसकी खोज दोस्तों बाद में हुई, ये प्लेनेमस की खोज बाद में हुई कि हमारी आकाश गंगा जैसे ही और भी कुछ 2 समूह अलग से पाए जाते हैं, है ना, ब्रह्मांड में। इसके अलावा सीरियस और डॉग स्टार तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। कौन, सीरियस और डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये सूरज से दोस्तों 20 गुना अधिक चमकीला है, और ये रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। कभी रात्रि में देखोगे सबसे ज्यादा जो चमकीला तारा दिखता है वो ये डॉग स्टार ही है। ठीक है, जो सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है, सोचिए, है ना। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है और सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक की। तो दोस्तों जो थ्योरेटिकल में जो आपका नाम बताए हैं, जैसे कि मिल्की वे, ओरियन नेबुला, प्लेनेमस, ठीक है ना, डॉग स्टार, प्रोक्सिमा, इनको याद रखना है। और आपको इतना भी याद रखना है कि ये प्रोक्सिमा क्या था या डॉग स्टार क्या है, इनकी एक परिभाषा के रूप में इनको याद रखना आवश्यक है, जिससे कि आपके आंसर राइटिंग में एक अलग ही इफेक्ट जो है वहां पर आ जाएगा आंसर राइटिंग करते वक्त।
ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इनमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह भी निर्मित हुए। अब जरा यहाँ पर आइए, अब इसको समझिए। सूर्य से जो टुकड़े निकले थे, सूर्य से जो टुकड़े निकले थे, उन टुकड़ों में अब देखिए टुकड़े निकले, आपस में टकराए तो उसमें से और भी अलग छोटे छोटे और भी टुकड़े हुए। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया चली थी, ये है ना विखंडन होने की जो प्रक्रिया चली थी, तो इसी के माध्यम से तारे बने और इसी प्रक्रिया से जो है ये ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे कि हमारे पृथ्वी गिरे। ठीक है। तो इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तब से उसमें निरंतर विस्तार होता जा रहा है। ठीक है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी संदर्भ में अब देखिए, यहां पर अब इन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया है लेमेत्री साहब ने कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो विस्तार मतलब उसका फैलाव अब रुक चुका है, बल्कि ये फैलाव निरंतर जारी है, चल रहा है। हालांकि इसका जो देखने को मिलता है, हमें इसके जो फैलाव देखने को मिलता है वो कई सालों में देखने को मिलता है, लेकिन फैलाव अभी भी जारी है, इसका विखंडन अभी भी जारी है, विखंडित होता जा रहा है, इसका ये जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इन्होंने प्रूव कैसे किया? तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो दो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी थी अब वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें फैलाव बढ़ता जा रहा है, इसकी साइज बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो नासा ने, और इस बात को जो है नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है। नासा ने दोस्तों एक अनुसंधान किया था, एक रिसर्च की थी 2001 में मैप के नाम से, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी। ठीक है। ये जो भी इनके थोड़े नाम भी अजीब ही होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एक, बस आपको मैप याद रखना है कि मैप नामक एक अनुसंधान किया था, किसने? नासा ने, अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी ने। तो इन्होंने एक अनुसंधान किया, उस अनुसंधान में लेमेत्री साहब के सिद्धांत की पुष्टि भी की कि जी हाँ, आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी ये साबित करती है कि ब्रह्मांड में जो विखंडन हुआ था तारों का वो निरंतर जारी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद की कहानी थोड़ा सा और आगे इस पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड में थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा ध्यान रखिए, फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रखने लायक है। ब्रह्मांड में लगभग 1 अरब आकाशगंगा है। अब देखिए, हालांकि एग्जैक्टली तो कोई नहीं कह सकता है, तो लगभग जरूर, हमेशा जब भी हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें हमेशा हमेशा हम लगभग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें एग्जैक्टली कुछ भी पता नहीं है ना। तो इसमें कहा गया है, लेमेत्री साहब ने कहा है कि इसमें लगभग 1 अरब आकाश गंगा है। तो मतलब 1 अरब जो है क्या है, सूरज होंगे, और असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होती है ये आकाशगंगा, है ना। और अब देखिए दोस्तों, इसमें इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा जो एक बल्ज और घूर्णनशील भुजाएं, जो आकाशगंगाएं होती है, इसमें एक बल्ज होता है, ये बल्ज है, मतलब एक सेंटर होता है, आकाशगंगा का एक सेंटर होता है, और उसकी जो है ये आपस में अलग अलग भुजाएं होती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर और इसमें दिया है क्या, जी हाँ, ये देखिए, इसमें समझिए इस बात को कि इसको पेन लेते हैं, 1 मिनट। ये जो बल्ज है, बल्ज मतलब आकाशगंगा का सेंटर, ये सेंटर, ये वाला सेंटर, ये बल्ज, इसको बल्ज कहा है। और इसके आसपास जो ये घूम रही है क्लॉकवाइज जो घूम रही है, ये है इसकी अलग अलग भुजाएं। ठीक है ना। तो 3 भुजा बताई है इसमें, घूर्णनशील 3 भुजा, से कि ये इसको बल्ज मान लीजिए, तो ये 3 भुजाएं इससे निकलती है, ये 3 भुजाएं क्लॉकवाइज घूमती हुई 3 भुजाएं निकलती है, और इसी क्रम में जो है ये एक आकाशगंगा का निर्माण करती है। ठीक है ना। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं कई तारों से निर्मित होती है। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ तारों का जो है एक संकेंद्रण होता है, तारों का संकेंद्रण, सबसे ज्यादा तारे यही एक आपस में यहाँ होते हैं, और यही विशाल पुंज का निर्माण करते हैं। ठीक। तो प्रत्येक आकाशगंगा में, अब देखिए यहाँ पर एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, तो वहीं एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे, तो आकाशगंगा बनती कैसे भाई? तारों से मिलकर बनती है। ठीक है ना। तो लिमन अल्फा ब्लॉक्स अमीबा के आकार की है, और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का एक समूह होती है। इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुना ज्यादा नजदीक है। और एंड्रोमेडा की अगर दोस्तों हम बात करें, तो ये हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट है। ये एंड्रोमेडा जो है, ये हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा है।
एंड्रोमेडा भी क्या है, एक आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा अर्थात हमारी मिल्की वे अर्थात हमारी मंदाकिनी से सबसे नजदीक अगर कोई आकाशगंगा है तो नाम याद रखेंगे एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही स्थित है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये जो भौतिक भूगोल का ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत था, ये हमारा होता है कंप्लीट। ये बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। तो दोस्तों बताइएगा मुझे, सेशन कंप्लीट समझ आया? देखिए भूगोल हमने स्टार्ट किया है, भौतिक भूगोल स्टार्ट किया है, तो अभी कुछ टॉपिक जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित चलेंगे। विभिन्न सिद्धांतों को, ये बिग बैंग सिद्धांत हमने देखा, इस प्रकार से दोस्तों हम और भी सिद्धांतों को देखने वाले हैं। ठीक है, जिन सिद्धांतों जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों फिर हम पृथ्वी का निर्माण देखेंगे, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो ये एक क्रम चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त यही है भौतिक भूगोल में कि एक भी अगर लेक्चर बीच में मिस किया आप लोगों ने तो ये एक जो क्रम होता है ना, ये क्रम टूट जाएगा, वो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये बात याद रखिएगा। भूगोल और इतिहास की विशेषता यही होती है, भूगोल और इतिहास में अगर आप क्रम बना के रखते हैं अपनी स्टडी में तो बिल्कुल एक कहानी के रूप में सबसे आसान तरीके से याद होता चला जाता है। और अगर बीच में अगर ही आपने अगर मिस किया किसी भी लेक्चर को, या आपने जो है छोड़ने का प्रयास किया, छोड़ा आपने, लिंक टूट जाएगी बीच में से, तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब आज आपने देखा बिग बैंग सिद्धांत की, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग सिद्धांत के बाद लेमेत्री साहब ने जो अपने थॉट्स रखे, अपने विचार रखे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वो निहारिका परिकल्पना का देखेंगे। ये निहारिकाएं क्या होती है, ये निहारिकाएं कैसे बनती है ना। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति की जो निहारिकाएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पूरा क्रम चलता जाएगा। अब इस निहारिका परिकल्पना के अंदर दोस्तों अब जो हमारा बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी थी जो हमने पढ़ा है, ये कंसेप्ट हमारा पूरा इसमें को निहारिकाओं को समझने में पूरी हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। ठीक है, बस थोड़ा सा शेयर करते रहिए सेशन को, इससे क्या होगा कि आपको जो है जो सेशन आ रहे हैं हमारे, ये कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे, कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, कोई गैप नहीं होगा। बस आप पर ही डिपेंड करता है, जो आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, नेक्स्ट क्लास कब होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास, हम तो आए हैं आपको नेक्स्ट क्लास देने के लिए, लेकिन प्लीज आप भी क्लास को थोड़ा सा नेक्स्ट करते चले। अगर आप भी क्लास को नेक्स्ट करते चलेंगे तो ये जो नेक्स्ट क्लास है ना वो बहुत जल्दी आती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।